रेलवे ट्रैक पर एक लड़की की लाश और उसके हाथ में एक लेटर जिसमें उसने खुद अपने कातिल का नाम लिखा था। लेकिन पुलिस ने जैसे ही जांच शुरू की, पूरा केस पलट गया। ये कहानी है दिल्ली के अंबेडकर नगर की। दिल्ली के अंबेडकर नगर में 2019 में एक 24 साल की लड़की रहा करती थी, जो खूबसूरत और पढ़ने में काफी इंटेलिजेंट थी। लेकिन दोस्तों, किसी ने सोचा नहीं था कि सिमरन के साथ इतना बड़ा भयानक हादसा हो जाएगा, जिससे सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे भारत को दहला दिया था। असल में 25 फरवरी 2019 को सुबह के लगभग 10 बजे के करीब सिमरन अपने घर से किसी काम का कहकर निकल जाती है। लेकिन सिमरन अपने माता पिता को यह नहीं बताती कि वह कहाँ जा रही है। वह सिर्फ यह बताकर निकल जाती है कि वह कुछ काम से बाहर जा रही है और जल्दी ही घर वापस आ जाएगी। घर वालों को यह पता था कि सिमरन कुछ समय से काम की तलाश में है और शायद काम की ही तलाश में बाहर जा रही है और जल्द ही वापस आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन अब तक सिमरन की कोई खबर नहीं। अभी तक वह घर नहीं पहुंची। अब घर वाले भी परेशान हैं कि आखिर उनकी बेटी कहाँ गई। अब घर वाले सिमरन को कॉल करते हैं, पर सिमरन का कॉल स्विच ऑफ आ रहा था। अब सिमरन के मम्मी पापा उसके दोस्तों को कॉल लगाकर पूछते हैं, पर किसी को नहीं पता कि सिमरन आखिर कहाँ गई है। अब घर वाले पूरी रात सिमरन को ढूंढते हैं, उसका इंतजार करते हैं, पर सिमरन का कोई अता पता नहीं चलता। मॉर्निंग को सिमरन के पापा अंबेडकर थाने में मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं और इसके बाद पुलिस भी सिमरन की तलाश शुरू करती है। लेकिन इसी बीच 27 फरवरी 2019 को शाम के करीब 3 से 4 बजे के बीच अंबेडकर थाने में एक अजनबी का कॉल आता है, जो घबराई हुई आवाज में पुलिस को बताता है कि सर, सरिता विहार के रेलवे स्टेशन पर एक लड़की की लाश पड़ी है। ये खबर सुनते ही पुलिस जल्दी से वहां पहुंच जाती है। कुछ लोग खड़े थे। पुलिस बॉडी को देखकर यह अंदाजा लगाती है कि शायद इस लड़की ने सुसाइड किया है। शरीर पर जब गौर से देखा गया तो पता चलता है कि लड़की के गले पर कुछ गहरे नीले निशान थे। ये देखकर पुलिस वालों को भी अजीब लगता है। अब इसके बाद पुलिस वाले इस बॉडी की तलाशी लेते हैं तो लड़की के पास से पुलिस को एक मोबाइल और एक लेटर मिलता है और उस लेटर में साफ साफ लिखा था कि मेरा नाम सिमरन है, मैं दिल्ली के अंबेडकर की रहने वाली हूँ और मुझे आरुष नाम के लड़के से प्यार हो गया था। बाद में पता चला कि आरुष शादीशुदा है, पर मैं फिर भी आरुष को चाहती थी, लेकिन आरुष की माँ इस रिश्ते के खिलाफ थी। बाद में आरुष अपनी माँ के साथ और अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुझे टॉर्चर करने लगा। अगर मेरी मौत हो जाए तो मेरी मौत का जिम्मेदार आरुष और आरुष के दोस्त होंगे। इतना लिखकर सिमरन ने आरुष का पता और मोबाइल नंबर भी लेटर पर लिख दिया था। पुलिस जैसे ही यह लेटर देखती है तो सारा मामला साफ हो जाता है कि आरुष और आरुष के दोस्तों ने ही सिमरन को मारा है। लेकिन दोस्तों, जो दिखता है जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। दोस्तों, इस आसान दिखने वाले केस में भी ऐसा ही हुआ। जब लेटर और इस केस का मामला सबके सामने आया तो लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। ये केस पुलिस के लिए भी एक अनोखा केस था, क्योंकि पुलिस को यह जानना था कि मरने वाले ने जो लेटर में लिखा है क्या वह सही है या नहीं। अब इसके बाद पुलिस वालों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जल्दी से अंबेडकर नगर पहुंचकर सिमरन के पापा से मिलते हैं और उन्हें पूरी घटना के बारे में बताते हैं। अब इसके बाद पुलिस सिमरन के पापा को सिमरन की पिक्चर और उसके कपड़े के साथ साथ वह लेटर भी दिखाती है। सिमरन के पापा रोते हुए सब कुछ पहचान लेते हैं, यहाँ तक कि लेटर की हैंडराइटिंग भी। सिमरन के पापा रोते हुए पुलिस को बताते हैं कि यही मेरी बेटी सिमरन है, जो कि 2 दिन से लापता थी और जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मैंने थाने में दर्ज कराई थी। अब पुलिस कंफर्म हो जाती है कि मरने वाली लड़की सिमरन ही है। सिमरन का अंतिम संस्कार करवाकर पुलिस इस क्राइम की तफ्तीश में लग जाती है। अब पुलिस सबसे पहले सिमरन की कॉल रिकॉर्ड निकालती है तो पता चलता है कि सिमरन ने आखिरी कॉल आरुष को किया था। तो पुलिस एक टीम के साथ पत्र पर लिखे पते पर आरुष के घर पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि आरुष घर पर नहीं है। लेकिन पुलिस आरुष की लोकेशन ट्रैक करके उसे गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस स्टेशन लाती है। एक दूसरी टीम आरुष के दोस्तों को भी पकड़ लेती है। आरुष से पूछताछ की जाती है कि तुम और तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर सिमरन को मार डाला है और उसे सिमरन का लेटर भी दिखाया जाता है। लेटर देखकर आरुष घबरा जाता है और कहता है, सर,
मैं किसी सिमरन नाम की लड़की को नहीं जानता। यहाँ तक कि मेरे दूर दूर तक के रिश्ते में कोई सिमरन नाम की लड़की नहीं है। मैं आज तक किसी सिमरन नाम की लड़की से नहीं मिला हूँ। आरुष की बात सुनकर पुलिस को लगता है कि वह झूठ बोल रहा है, तो पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है। लेकिन अब भी आरुष अपने बयान पर अटल रहता है कि वह किसी सिमरन नाम की लड़की को नहीं जानता। अब पुलिस इस केस की तफ्तीश एक अलग एंगल से करने लगती है। पुलिस सबसे पहले आरुष के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालती है, तो पता चलता है कि 25 फरवरी की शाम को सिमरन के मोबाइल से आरुष को कॉल किया गया था, लेकिन आरुष ने कॉल रिसीव नहीं की थी और ना ही उसने कोई कॉल की थी। अब पुलिस आरुष के पुराने कॉल डिटेल्स निकालती है, पर वहां भी पुलिस को कुछ नहीं मिलता। यह देखकर पुलिस सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अगर कोई लवर है तो कभी ना कभी आपस में बात तो हुई होगी। अब पुलिस वालों को यह लगता है कि हो सकता है आरुष सच बोल रहा हो। यह आसान दिखने वाला केस पुलिस को एक अलग ही ट्रैक पर ले जाता है। पुलिस वालों के भी समझ से बाहर था कि आखिर यह माजरा क्या है। आरुष कह रहा है कि वह सिमरन को नहीं जानता, मगर सिमरन ने अपने हाथों से यह लेटर लिखा है कि मेरी मौत का जिम्मेदार आरुष है, और यहाँ तक कि 25 फरवरी को सिमरन ने आरुष को कॉल भी किया था। अब यह मामला अजीब मोड़ ले रहा था। जब सिमरन आरुष के संपर्क में नहीं थी, तो फिर उसने अपने सुसाइड नोट पर आरुष और उसके दोस्तों का नाम क्यों लिखा था? और पुलिस एक बार फिर सिमरन के पापा से बात करती है कि आप एक बार फिर सिमरन की हैंड राइटिंग को चेक करें। तो सिमरन के पापा लेटर को दूसरी डायरी की लिखावट से मिलाते हैं। लेटर को फॉरेंसिक लैब भेजा जाता है, जिसमें साफ साफ लिखा था कि यह हैंड राइटिंग सिमरन की ही है। और तभी कुछ ऐसा होता है कि केस का रुख ही पलट जाता है, क्योंकि जब सिमरन के पापा उसकी डायरी चेक कर रहे थे तो डायरी के कोने में 3 शब्द लिखे हुए थे। पहला प्रसाद, दूसरा जॉब और तीसरा एक मोबाइल नंबर, और ये शब्द हाल ही में लिखे गए थे। सिमरन के पापा परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये शब्द उसने क्यों लिखा। सिमरन के पापा डायरी में लिखे मोबाइल नंबर पर फोन करते हैं और फोन लग भी जाता है। सामने से एक व्यक्ति फोन उठाता है, तो सिमरन के पापा पूछते हैं कौन बोल रहा है। सामने से आवाज आती है, हाँ प्रसाद बोल रहा हूँ। तो सिमरन के पापा पूछते हैं आपकी सिमरन से बात हुई थी? तो सामने वाला बोलता है हाँ हुई थी, 20 दिन पहले जॉब के सिलसिले में बात हुई थी। इतनी बात करके सिमरन के पिता फोन रख देते हैं। कुछ सेकंड की बातचीत में ही सिमरन के पापा को लगा कि जो व्यक्ति बात कर रहा था वह परेशान था और सिमरन का नाम सुनते ही सहम गया था। बस सिमरन के पापा पुलिस को कॉल कर देते हैं और यह मोबाइल नंबर पुलिस को दे देते हैं। अब पुलिस उस मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकालती है। कॉल डिटेल्स निकालते ही पुलिस को एक अहम सुराग मिलता है कि 25 फरवरी को इसी मोबाइल नंबर से सिमरन को फ़ोन किया गया था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस मोबाइल नंबर की लोकेशन 27 फरवरी को उसी रेलवे ट्रैक के आसपास थी जहां से सिमरन की बॉडी मिली थी। अब पुलिस प्रसाद का मोबाइल ट्रैक करके उसे गिरफ्तार कर लेती है और थाने लाकर उससे पूछताछ करती है। उसे कॉल डिटेल्स भी दिखाए जाते हैं, लेकिन प्रसाद कहता है कि मैंने 25 दिन पहले जॉब के लिए सिमरन को फ़ोन किया था। पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो प्रसाद टूट जाता है और फिर वह इस केस का असली सच बताता है। प्रसाद कहता है कि मैं एक चोर था और चोरी के केस में जेल में था। वहीं पर मेरी बंटी और धनंजय से दोस्ती हो गई थी। हम सब एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते थे, जैसे घर का पता, रिश्तेदारों के नाम। लेकिन एक दिन हम तीनों की जेल में लड़ाई हो जाती है। प्रसाद के दिल में बंटी के लिए बहुत नफरत भर गई थी। कुछ दिनों बाद प्रसाद और धनंजय रिहा हो जाते हैं। जेल से बाहर आने के बाद गुस्से को ठंडा करने के लिए प्रसाद एक प्लान बनाता है कि कैसे बंटी को परेशान किया जाए। लेकिन बंटी तो जेल में था, तो क्यों ना उसके भाई आरुष को किसी हत्या के केस में फंसा दिया जाए। आरुष को फंसाने के लिए प्रसाद एक मास्टर प्लान बनाता है। प्रसाद के एक दोस्त ने बताया कि अंबेडकर नगर में सिमरन नाम की एक लड़की नौकरी के लिए परेशान है। तब प्रसाद सिमरन को कॉल करता है और उसे जॉब का लालच देकर बुलाता है। सिमरन भी नौकरी के लिए परेशान थी, तो वह वहां पहुंच जाती है जहां प्रसाद ने उसे बुलाया था। इसके बाद इन तीनों दरिंदों ने उस लड़की के साथ 2 दिन तक रेप किया, गन पॉइंट पर उससे लेटर लिखवाया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद तीनों ने सिमरन की बॉडी को सरिता विहार के रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया और जिस आरुष का नाम लेटर में लिखा था
वह कोई और नहीं बल्कि बंटी का भाई था, जिसे फंसाने के लिए यह पूरा प्लान बनाया गया था। दोस्तों, एक इंसान की दुश्मनी की वजह से एक मासूम लड़की को सजा नहीं बल्कि मौत मिली। प्रसाद ने अपने हिसाब से एक परफेक्ट प्लान बनाया था, लेकिन हम सभी जानते हैं कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं होता।